हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक के एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही आलीशान महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ये 89 पेज की PDF रहेगी और स्टूडेंट, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी मैं इनको 1 घंटे में कवर करा दूँगा। और स्टूडेंट, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा खुद को। कोई किसी का साथ नहीं देता इस दुनिया में, ये हमने देख लिया है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही करोगे तो जब ही सिलेक्शन हो पाएगा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन ही कामयाबी समझना, ठीक है? उससे पहले कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो कोई कामयाबी नहीं है। जो मेहनत की गई है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करिए इस बार और सिलेक्शन निकालिए। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है कि आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक काल का वर्गीकरण, इसको गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। बहुत आराम नाम से पढ़ाऊँगा और स्टूडेंट, आप लोगों को समझ के पढ़ना है, ठीक है? तो आधुनिक काल का वर्गीकरण, इसको गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसको 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है छायावादोत्तर युग। ये बात आपको याद रखनी है कि आधुनिक काल का वर्गीकरण को हम गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं और इसको 4 भागों में बांटा है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। फिर उसके बाद में है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसका सन है 1375-1700। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसका सन 1375 से 1700 ईस्वी तक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूर्व मध्यकाल 2 भागों में बटा है: निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण में आता है ज्ञानाश्राही शाखा के, प्रेमाश्राही शाखा के कवि, और सगुण में आता है रामाश्राही और कृष्णश्राही शाखा के कवि। ये ध्यान रखना है कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं बच्चों, जो 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा है। इसको 2 भागों में बांटा है: निर्गुण और सगुण। निर्गुण में आता है ज्ञानाश्राही और प्रेमाश्राही, और सगुण में आता है रामश्राही शाखा और कृष्णश्राही शाखा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले हम ज्ञानाश्राही के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि निर्गुण काव्यधारा के 2 पॉइंट होते हैं। निर्गुण काव्यधारा के 2 पॉइंट हैं, ज्ञानाश्राही और प्रेमाश्राही शाखा। इनके बारे में हम पहले डिटेल पढ़ते हैं। ज्ञानाश्राही शाखा क्या होती है? कबीरदास ज्ञानाश्राही शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास ज्ञानाश्राही शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीर दिल्ली सल्तनत सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि कबीरदास जो थे दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में पढ़े लिखे कवि थे। वाह, कितना अच्छा पॉइंट है कि सुंदरदास जो थे वो निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित, ये मीराबाई के गुरु भी कहलाते हैं रैदास, ठीक है? ध्यान। कबीरदास की भाषाएं, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदोकड़ी भाषा की संज्ञा दी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कबीरदास की भाषा की संज्ञा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा की संज्ञा भाषा को सदोकड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की थी। यानी कि कबीरदास की भाषाएं, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा। पूछेगा कि बताओ कबीरदास की भाषा को सदोकड़ी भाषा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा। ठीक है, ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को कहा था वाणी का डिक्टेटर। यानी कि मैंने लिखा भाषा का डिक्टेटर, सही बात है। भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीरदास की भाषा को। अगला पॉइंट है प्रेमाश्राही शाखा। निगुण का दूसरा पॉइंट है, निर्गुण शाखा का दूसरा पॉइंट है तो प्रेमाश्राही। प्रेमाश्राही शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। सूफी संतों की मनस्वी शैली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी शैली है? मनस्वी शैली। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है।
तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रतीक यानी प्रवर्तक माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेमशाही शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखना है। और जैसे हमारे ये थे गिलाना सराही शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर दास, ये बात आपको जाननी। ऐसे ही हमारे प्रेमशाही शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संतों की मनस्वी शैली है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रवर्तक माना है। रामश्राय शाखा सगुण में तीसरा पॉइंट है रामश्राय शाखा। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन के प्रतिनिधि कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। केशव दास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं। तो अलंकारों का बादशाह किसे कहते हैं? केशव दास को। अलंकारों का बादशाह किसे कहते हैं? केशव दास को। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड है बालकांड, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बड़ा और छोटा कांड दोनों ध्यान रखने हैं। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जो सबसे बड़ा कांड है वो है बालकांड और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। इनकी रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। ये बात आपको ध्यान है। रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टूडेंट ध्यान रखना है। अयोध्या कांड में को हृदय कांड भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहते हैं और किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। वाह, कितना गजब का पॉइंट है कि रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। यानी कि अगर पूछता है कि रचना की दृष्टि से केशवदास किस काल के कवि हैं तो रीतिकाल, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से? भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। चौथा पॉइंट है सगुण का कृष्णाश्रायी शाखा। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो प्रतिनिधि कवि थे वो सूरदास थे और प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे प्रतिनिधि कवि के बारे में पूछता है तो सूरदास जी है कृष्ण भक्ति धारा के, ठीक है। और जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे। ये बात आपको ध्यान है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले कवि शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। और इस कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो सूरदास जी थे। सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य को सबसे प्रसिद्ध काव्य कहा। सूरसागर, ध्यान रखना है, सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। सूरदास को श्रृंगार व वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास को श्रृंगार व वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। सूरदास को श्रृंगार व वात्सल्य रस का सम्राट मानते हैं। सूरदास को श्रृंगार व वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। और मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री और एवं प्रथम कवित्री के नाम से भी जानते हैं या कहा भी जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री और प्रथम कवित्री कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। यानी कि जड़िया कवि कौन है? तो नंददास। आपको ध्यान रखना है जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विविध विशेष व्यक्ति विशेष, ठीक है। तो विविध में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन्हें तो पढ़ना ही होगा बच्चों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हम इन प्रश्नों को नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आने का। और अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है स्टूडेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इस वजह से आपको वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट
तक मैं नहीं पहुंचा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसमें कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं है जो आपके काम की नहीं है, अवश्य अच्छी चीज़ है, पढ़ने लायक चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों को जो अभी मुझ तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो आप जरूर शेयर करना उस टाइम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम क्या था? ग्राम। एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन को देख देख कर यहाँ आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम था ग्राम। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति थी निहार। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास था मैलाचल। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैलाचल। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। अज्ञे का प्रथम उपन्यास शमशेर शेखर एक जीवनी। क्या नाम था अज्ञे का एक प्रथम उपन्यास का? शेखर एक जीवनी। क्या नाम था? शेखर एक जीवनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य कृति जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य कृति जूही की कली। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। अज्ञे की प्रथम कृति अग्रदूत। क्या था? अग्रदूत। अज्ञे की प्रथम कृति अग्रदूत। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख। 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 अज्ञे की प्रथम कृति अग्रदूत। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। नेक्स्ट है निर्मला वर्मा का प्रथम उपन्यास बेदिन। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास बेदिन। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला चित्रा मुदगल। आभा के लिए मिला था, यानी व्यास सम्मान किसके लिए मिला था? आभा के लिए। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला चित्रा मुदगल आभा के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कृष्ण शोभती जिंदगी नामा के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कृष्ण शोभती जिंदगी नामा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए मिला था 1982 में। भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा। भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट के अंदर ही आंसर है कि कौन है जो हिंदी का प्रवर्तक, हिंदी नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा रचित नहुष ब्रजभाषा को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी का प्रथम नाटक का नाम नहुष है। लिखने वाले थे गिरधरदास, यानी कि गोपाल चंद्र गिरधरदास, जिनके पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। नेक्स्ट है सज्जन। जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक है सज्जन। जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक है। करुशाल्य को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। करुशाल्य को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। राजश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता हैं। लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी अट्टम हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी अट्टम हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक है। ध्यान रखना है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी अट्टम हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल कहा है। वेरी गुड, इन पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों कि भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल कहा है, भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल कहा है या निर्माण काल कहा जाता है। तो भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल कहा जाता है, शैशव काल या निर्माण काल कहा जाता है। जबकि द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल या शुक्ल युग को हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल या उत्कर्ष काल कहा जाता है। जबकि द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल जबकि द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल जबकि द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल या एवं शुक्ल युग को हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल या उत्कर्ष काल कहा जाता है। जबकि शुक्ल युग को हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल या उत्कर्ष काल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल कहते हैं, द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल एवं शुक्ल युग को हिंदी निबंध का प्रौढ़ काल या उत्कर्ष काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसल्ला खां द्वारा लिखी गई है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी या गद्य कथा कहा जाता है।
डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार रानी कैद की कहानी मुंशी इंसल्ला खां द्वारा लिखी गई है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी या कद कथा कहा जाता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का आधा अधूरा उपन्यास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। गोपाल राय गहमरी को जासूसी उपन्यास माना जाता है। गोपाल राय गहमरी को जासूसी उपन्यास माना जाता है। जासूसी तो डियर स्टूडेंट, अब हम विश्लेषण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमने विविध क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम विश्लेषण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल स्टूडेंट बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, और अगर ये आपने 1 घंटे की वीडियो देख ली तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन प्रश्नों से। तो विश्लेषण की तुलना की दृष्टि से विश्लेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुणों दोषों के कम या ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम या ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि गुण दोषों के तुलनात्मक अध्ययन हम इनके द्वारा करते हैं इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से। तो जो हमारा पहला हेडिंग है और वो आपके सामने है बच्चों, और पहला हेडिंग हमारे आपके सामने है, और पहला हेडिंग क्या है आप लोगों को दिख रहा होगा कि मूल अवस्था। हम पहले मूल अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि मूल अवस्था किसको कहते हैं, क्या होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण शब्दों की किसी अन्य से तुलना नहीं कराई जाती है। मूल अवस्था में विशेषण शब्दों की किसी अन्य से तुलना नहीं कराई जाती है, बल्कि यह विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में रहता है। जैसे अरविंद विद्वान है, यानी कि जैसा जो व्यक्ति है उसके बारे में वैसा बता देना मूल अवस्था कहलाती है। अरविंद विद्वान लड़का है, खली पहलवान है या बलवान है, पूजा सुंदर लड़की है, जिसके जो जैसा है उसके बारे में वैसा बता देना मूल अवस्था कहलाती है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि मूल अवस्था उसे कहते हैं जो जैसा है वैसा बता देना मूल अवस्था कहलाती है। उत्तर अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें किसी एक के गुण या दोषों को दूसरे से अधिक बताया जाता है। कितना अच्छा पॉइंट है कि उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के गुण या दोषों को दूसरों से अधिक बताया जाता है। नोट में देखेंगे उत्तर अवस्था में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर अवस्था में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगा जाता है। अगर किसी शब्द में तर प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको पहचान लेना है कि वो उत्तर अवस्था है। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, यह आपके उत्तर अवस्था है क्योंकि अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, किससे अधिक है? गोपाल से। कविता सविता से अधिक बुद्धिमान है, तो ये बताया गया था अभी की तुलना की जाती है। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के उत्तम अवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण एवं दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एवं उनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अवस्था में तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगाते हैं। अगर किसी शब्द में तम प्रत्यय लगा हुआ है तो वह उत्तम अवस्था है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि उत्तम अवस्था में तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के कैसे बनते हैं। जैसे न्यून हमारा वर्ड है, तो न्यूनतर होगा तो उत्तर अवस्था होगी और न्यूनतम होगा तो उत्तम अवस्था होगी। उच्च है, उच्च का अगर उत्तर बन आएगा तो उत्तम अवस्था और उच्चतम आएगा तो उत्तम अवस्था। अच्छा, अच्छी का कैसा बनेगा? अच्छी तरह तो कर मत देना, बहुत अच्छी और सबसे अधिक अच्छी। चतुर, बहुत चतुर, सबसे अधिक चतुर या सबसे चतुर।
बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। तो ये बन जाएंगे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। आपके सामने है बच्चों, ध्यान रखेंगे कि तर लगा हुआ है तो उत्तर अवस्था, और अगर तम लगा हुआ है तो उत्तम अवस्था। अगर बहुत लगा हुआ है तो उत्तम अवस्था, और सबसे अधिक लगा हुआ है तो उत्तम अवस्था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है वचन। ठीक है, हम वचन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा नया टॉपिक है वचन। वचन का जो शाब्दिक अर्थ है संस्कृत वाचक है। वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, नंबर, यानी कि संस्कृत वाचक है वर्ड। ठीक है, क्योंकि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है नंबर से, और यह एक संस्कृत नंबर है। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है वाचन। विकारी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा के बोध हो, यानी उनकी संख्या का बोध हो, संख्या है सॉरी, ये संज्ञा लिख दिया ना बच्चे ने, यहाँ संख्या का बोध हो, उसे अंग्रेजी की तरह उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी दो प्रकार के वचन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा ना देखते रहना, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आप ना थोड़ा सा हर वर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि ये तो चीज़ आप जानते होंगे, एक वचन और बहुवचन। आगे जो चीज़ आएंगी उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगा, उन एग्जाम्पल को एक बार देख लेंगे तो हो सकता है वही एग्जाम्पल पेपर में सेम टू सेम आपके मिल जाए। तो एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की संख्या में एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, घोड़ा, मेज आदि, ये एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, घोड़े, मेजे आदि, ये हमारे बहुवचन है। अगर एक से अधिक है तो बहुवचन, अगर एक है तो एक वचन। एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंध कुछ महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर पहला, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन के प्रयोग किया जाता है। जैसे शिवाजी वीर थे, गांधी जी चंपारण गए थे। अगर आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अगर शिवाजी वीर थे तो ये बहुवचन सेंटेंस है, गांधी चंपारण गए बहुवचन है। नियम नंबर 2, बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट है कि बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वह एक वचन ही होते हैं। जैसे मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अगर मालिक कहता तो ये भी कह सकता है कि मालिक कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मगर उसने बड़प्पन दर्शाने के लिए क्या लगाया, हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज अरविंद से बात हुई तो वह मुझसे बात करके बड़ा प्रसन्न था। वह बे मुझसे बात कर कर, ठीक है, मैं कह सकता वह मुझसे बात कर कर, मगर लगाया बे मुझसे बात कर कर बड़े प्रसन्न हुए। आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बात कर कर, बे की जगह हम वह भी लगा सकते थे, बट हमने बड़प्पन दर्शाने के लिए बे का यूज किया। तो ये हमेशा एक वचन के वाक्य होते हैं। अगर हम और वे का यूज करते हैं तो बे का यूज करते हैं तो वह एक वचन ही वाक्य में आते हैं। तीसरा नियम है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी आदि। नियम नंबर 4, संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन में होता है, एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है। अगर जहाँ संबंध बताते हैं, जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ताऊ, ताई, ये संबंध बताने वाले शब्द हैं, इनका प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। मगर अपवाद है, शाला, भांजा, भतीजा और बेटा, माता, ये कैसे हैं, ये हमेशा एक वचन के ही वर्ड होते हैं, ध्यान रखना है। नियम नंबर 5, कभी कभी किसी व्यक्ति के सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं, जो एक वचन ही होता है। जैसे क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, तो क्या आप आज, ठीक है, आप लगाया। क्या हम ये भी कह सकते हैं क्या तुम आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, नहीं, हमने तुम नहीं लगाया, हमने आप लगाया है। तो यह है बड़प्पन या व्यक्ति का सम्मान देने के लिए हमने क्या है, तो ये बहुवचन सेंटेंस है, ठीक है। मगर एक वचन ही होते हैं, ये हमने बड़प्पन दर्शाया, मगर ये वाक्य एक वचन में ही प्रयोग होगा। क्या आप पुस्तक लाए हैं, तो ये भी एक वचन है। नियम नंबर 6, धातुओं का प्रयोग एक वचन में रूप में किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, हीरा आदि, ये हमारे धातु हैं, इनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, हीरा आदि। नियम नंबर 7,
हर एक यानी कुछ वर्ड हैं, हर एक, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता, हर एक में बुराइयों के साथ साथ अच्छाई पाई जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 3 वर्ड हैं, हर एक और प्रत्येक। अगर इनका प्रयोग कहीं वाक्य में हो रहा है तो वह एक वचन के ही वाक्य होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। नियम नंबर 8 पर हम आ गए हैं। समूहवाचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। समूहवाचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, सभा में सभी व्यक्ति मौजूद हैं, ये वाक्य बन गया क्वेश्चन। और नोट है, किंतु ज्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया। अगर समूह बहुत ज्यादा है तो वहां हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, जैसे जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया। विद्यार्थी की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही थी। नियम नंबर 9, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ कुछ शब्द अंत में जोड़े जाते हैं, जिससे वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि। अगर ये शब्द कहीं लगे हुए हैं, कौन कौन से, एक बार और रिवीजन करेंगे। लोग हैं, गण है, जन है, समूह है, वृंद है, दल है, वर्ग है आदि शब्द अगर ये किसी शब्द में लग गए हैं तो बहुवचन बना देते हैं। जैसे छात्रगण है, शिक्षकगण है, नेतागण है, नारी वृंद है, स्त्रीजन है, भक्तगण है, प्रजाजन है, मजदूर वर्ग है, देवता गण है, कवि वृंद है, सुधीजन है, देवगण है, मुनि मुनि गण है, अधिकारी वर्ग है, ये अधिकारी गण है, पाठक गण है, आप लोग है, गुरुजन है, बंधु गण है, श्रोता गण है, दर्शक गण है, वृद्धजन है, व्यापारी गण है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सभी बहुवचन शब्द हैं। तो इनमें ध्यान रखेंगे, 1 से 2 बार और रिवीजन कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम रिवीजन करते रहेंगे उतना ही हमारा फायदा है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। आक्रांत युक्त पुल्लिंग शब्दों के आ के स्थान पर या लगा देने पर या ए लगा देने पर बहुवचन बन जाते हैं। लड़का लड़के, गधा गधे, लोटा लोटे, कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे कोए, महीने महीना महीने, कमरा कमरे, बच्चे बच्चे, बेटा बेटे। ठीक है, आक्रांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए के ऊपर चंद्रबिंदी है, ए के ऊपर चंद्रबिंदी आकर बहुवचन माना जाता है, जैसे चादरें। और अंक बिंदी का मतलब ये होता है चंद्रबिंदी का बिंदी लगती है। ठीक है, और ये हमारे स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। कल में, रातें, बेले, जैसे देखेंगे बेले, झीले, ये सब हमारे कैसे वर्ड होते हैं बच्चों, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, बटन, सड़कें, पुस्तकें, बातें, किताबें, गाय आदि। ठीक है, ये सब हमारे वर्ड स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो जैसे बिटिया है, बिटिया हो जाएगा, चिड़िया है, चिड़िया, डिबिया डिबिया, गैया गैया, गुड़िया गुड़िया, लुटिया लुटिया, कुतिया कुतिया, बुढ़िया बुढ़िया और चूहिया चूहिया। तो हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें या लगाकर, यानी कि या के स्थान पर या लगाकर हम बहुवचन बढ़ाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, परंतु या रहे, याद रहे कि ई को छोटी में बदलना होगा। ठीक है, अगर इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, उनके अंत में या जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं एक वचन से, मगर याद रहे जो बड़ी है वो छोटी में बदलना होगा। जैसे मिठाई है, मिठाइया हो जाएगा, कली कलिया, नीति नीतिया, छोटी ऐसी रहेगी, बड़ी को छोटी में बदलते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, और बाद में या लगा देते हैं अंक चंद बिंदी वाला। प्रति प्रतिया, नाली थाली थालियां, सुखी सुखियां, और पंक्ति पंक्तियां, राशि राशियां, विधि विधियां और बेटी बेटियां, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ा, छोटा हो, बड़ा हो, और ओ के जगह पर ए लगाकर या ए बड़े ए के लगाकर ओ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे गायिका है, गायिकाएं हो जाएगा, कथा कथाएं हो जाएगा, ऋतु ऋतु हो जाएगा, रचनाएं हो जाएगा, सभाएं हो जाएगा, बधुआ हो जाएगा, गौए हो जाएगा, लता हो जाएगा, और संस्थान हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। धातुएं, सभाएं, वस्तुएं, सेनाएं, भुजाएं, लुए, जू जुए, शाखाएं, अध्यापिकाएं, कामनाएं, वार्ता, घटाएं, ये सब हमारे स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएंगे और ये बहुवचन बन जाएंगे। संस्कृत के आक्रांत शब्दों में हिंदी के आक्रांत या अकारांत उकारांत उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ओ लगा देते हैं। तो अगर हमारे संस्कृत के आक्रांत शब्द हैं और हिंदी में आक्रांत या उकारांत या बड़ा उकारांत, उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ओ लगा देते हैं। कोई वर्ड है या आकारांत है या उकारांत है या अकारांत है, तो उनके अगर अंत में हमें ओ लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाए। जैसे लता है, लताओ, बधु बधुओ, साधुओ, दबाओ, घरो। ठीक है, ये सब हमारे बहुवचन। संज्ञाओं के बीच में यो जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे शब्द जिनके एक वचन बहुवचन शब्द होते हैं, जैसे राजा, जो जिनका एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, ध्यान रखना। राजा, काका, चाचा,
फूफा मामा आत्मा जमाता सौदा चिता पिता युवा पानी चाकू सरसों याचना समाचार बिंदु। ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। अगर कहीं कहीं बोले तो जो हमेशा एक वचन होता है तो ये समाचार या कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। ठीक है, जो शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे जनता है, वर्षा है, मजा है, चर्चा है, आटा है, जल है, वृंद है, आकाश है, पुर्जा है, भीड़ है, व्यथा है, सत्य है, गढ़ है, वर्ग है, दल है, हर है, प्रत्येक है, हर एक है, प्रेम है, क्षमा है, काया है, पानी है, दूध है, सोना है, माल है, सामग्री है, सहायता है। ये हमेशा एक वचन होते हैं। तो पढ़ेंगे एक बार और। जो शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गढ़, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये हमेशा एक वचन होते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? दर्शक है, प्राण है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, लोग है, ओठ है, दाम है, भाग्य है, रोम है, बाल है, आशीर्वाद है, आशु है, केस आदि, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। कारक या प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक विभक्तियां या प्रश्नचिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, कर्ण से द्वारा या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपदान से अलग होने का भाव, तुलना समानता का भाव, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे रे अरे। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्राय शब्दों के पूर्व में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्य, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता आदि भाववाचक संज्ञा है। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। दही पुल्लिंग है जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। ये महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ आपको। भाषा, बोली तथा लिपि स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू, कपूर पुल्लिंग शब्द हैं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। विनय, सहायक, सहायक, मनगणंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंग शब्द हैं। छोटी, बड़ी और ऋषि के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, मैंने लिखाए होंगे तो बच्चों ने लिख रखे कॉपी पे कि छोटी, बड़ी और ऋषि के ऋषि को छोड़कर वर्णमाला के सभी पुल्लिंग होते हैं। बाप का संबंधवाचक भाववाचक संज्ञा बपोती होता है। तदेव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मकड़ी, तितली, दीमक, गिलहरी, कोयल, छिपकली और लोमड़ी आदि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कौन कौन से? मकड़ी है, तितली है, दीमक है, गिलहरी है, कोयल है, छिपकली है, लोमड़ी आदि। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गिद्दड़ आदि, ये सदैव पुल्लिंग में। प्रत्यय है, प्रत्यय बताने हैं, जैसे भूलक्कड़ है तो भूलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। लड़ाकू, पड़ाकू में आकू है। छलिया, खटिया में या है। तैराक, चालाक में आक है। चितेरा, लुटेरा में एरा है। लड़ाका, धमाका, धड़ाका आका है। खिवैया, गवैया, वैया, एया। कारक, पालक, पाठक में अक है। अड़ियल, मरियल में इल है। अड़ियल, यल, यल है, यल, यल बोलते हैं, यल, यल। लड़ाकू, उड़ाकू आकू होगा। यानी डकैत में ऐत है। भगोड़ा, ओड़ा। श्रोता, ज्ञाता में ता है। मिलनसार में सार है। ओनहार, पानाहार में हार है। भिड़त, पिड़ंत में अंत है। चिल्लाहट, आहट, चिल्लाहट में आहट है। और निकाश, प्यास, उल्लास में आश है। पढ़ाई लिखाई में ई है। घाटा, काटा, घेरा, घाया में जोड़ा आ है। मिलन, उड़ान, चलान में आ है। ध्यान रखना है आन है। बोली, चटनी, हंसी, धमकी में ई है। समझौता में होता है। चुनौती, मनोती, फिरौती, कटौती में होती है। ये प्रत्यय है बच्चों, क्या बता रहा हूँ मैं? प्रत्यय यानी कि लास्ट वर्ड के लास्ट में जो मिलते हैं प्रत्यय होता है। गिनोना, खिलौना, बिछौना में ओना है। खाना, दाना, बोलना में ना है। और ओढ़नी, जननी, कहानी नी है। बेलना, बंधन, मथना, ढक्कन अन है। पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, कथनीय, अनीय है। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण प्रत्यय थे। अब चलते हैं हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे दुनिया भर के विद्वान, हिंदी साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ एवं हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, जब तो कह रहा था मैं लास्ट तक देखो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, जिस समय पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था उस टाइम इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में मनाया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, जिससे प्रसिद्ध समाज सेवा एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष संदेश दिया था। प्रारंभ में इस सम्मेलन का आयोजन हर चौथे वर्ष होता था, परंतु अब इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 तक चला। बस इस सम्मेलन में 30 देशों ने कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस में सम्मेलन में 17 देशों ने 131 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा थी। इस सम्मेलन में 30 देशों ने 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तीसरे में। चौथा हुआ था जो 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस। इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान रखना है, पहला 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर, 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस, 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली, चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस, 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। इस सम्मेलन में 447 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, छठा था 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्ष का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये लंदन में हुआ था। ध्यान रखना है 50 वर्ष 1949 को हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी यानी कि हिंदी को अपनाया गया था, तो इसलिए 50 साल हो गए 14 सितंबर 1999 में, तो 50वें वर्ष का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को 21 देशों ने 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 6 से 9 जून 7वां हुआ था 2003 में पारामारीबो सूरीनाम। 21वीं सदी में आयोजित होना पहला हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौती है। इस सम्मेलन में 16 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 8वां था 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। 22 से 24 सितंबर 2012 में हुआ था जोहान्सबर्ग यूएसए। इस सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 10वां था 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी जगत विस्तार एवं यानी संभावनाएं। ठीक है, तो 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में हुआ था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 11वां हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। 12वां हुआ था 2021 में सूबा में हुआ था, यानी फिजी में प्रस्तावित था, और 2023 में भोपाल में हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की बोल रहे हैं, इसके बारे में आप जानते भी हो अच्छे से, ये नहीं पढ़ेंगे हम। उपभाषाएं जानते हैं आप, उपभाषाएं की पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उपभाषाएं 5 होती है पप बीरप, यानी कि 35 34 32, यानी पूर्वी में 3 भाषाएं आती हैं उपभाषाएं, पश्चिम में 5 आती हैं, बिहारी में 3, राजस्थानी में 4 और पहाड़ी में 3 होती हैं। जैसे सामने आपके देखो, पूर्वी हिंदी में 3 है, पूरब में अब तक 36 मरे। इधर ट्रिक नोट कर लेना, पूर्वी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 3। पूरब में अब तक 36। आ से होती है अवधि, बा से बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी, तो अवधि बघेली छत्तीस। दूसरी है पश्चिमी हिंदी में 5 होती हैं, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में, बांगरू बुंदेली कन्नौजी बिरज खड़ी बोली, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों कि उपभाषाएं हमारे पास 5 होती हैं पप बीरप, पूर्वी पश्चिमी बिहारी राजस्थानी पहाड़ी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है पप बीरप, और इसकी ट्रिक है 35 34 32। 35 32 का मतलब ये है कि इनके अंदर आने वाली बोलियां कौन कौन सी है, कितनी कितनी है। तो पूर्वी में 3 है, पश्चिम में 5 है, बिहारी में 3 है, राजस्थानी में 4 है और पहाड़ी में 3 है। ये 2 क्यों है? तो पहले 2 थी, अब 3 है पहाड़ी में। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी आपके सामने है कि पूरब में अब तक 36 मरे, तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। पूरब में अब तक 36 मरे, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। पश्चिम में 5 हैं, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में, बांगरू बुंदेली कन्नौजी ब्रज कोरवी, ये बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। बिहारी हिंदी में 3 है, बिहारी मैम भोज करो, मैथिली मगही भोजपुरी, मैथिली मगही भोजपुरी, ये मगही है, मालवी नहीं है।
मैथिली, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, मगही है, मगही। ठीक है, भोजपुरी। राजस्थानी में 4 है। राजस्थानी, मामा जमे, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी और मेवात मैथिली। तो मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी और मैथिली ये हमारे राजस्थानी में है। मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती यानी मैथिली, तो ये हमारी राजस्थानी। पहाड़ी में 5 होती हैं, पहाड़ी में 3। पहले 2 थी। कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी पर है और राजस्थानी में है मामा जमे। मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। ठीक है, ध्यान रखना है। मेवाती है, मेथाली लिख देना, मेवाती है। ठीक है, पहाड़ी में 3 है। कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। ठीक है, ये भी चीज़ आपको जाननी है। ये तो पढ़ रखी है आपने, तो पढ़ना बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी नहीं तो। अगर आपको साहित्य पढ़ना है तो ये पढ़ना पड़ेगा उस आपको। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको साहित्य अगर पढ़ना है तो ये बहुत अच्छा चीज़ है साहित्य के बारे में, क्योंकि इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो अवधि। अवधि तो बताता हूँ। अवधि बोली का केंद्र अवध था, अयोध्या माना जाता है। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधि है। अवधि बोली का केंद्र अवध या अयोध्या माना जाता है। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधि है। अवधि बोली का अन्य नाम कोष्टी है। अवधि भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का क्षेत्र, इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग तक अवधि बोलने वालों की संख्या लगभग 2 लाख है। भोजपुरी, भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसके विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का नाम बिहार के भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी विद्वान रेमंड ने किया था। भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, पूर्वी फैजाबाद आदि। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी भारत के बाहर विदेशी में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी आदि। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या भोजपुरी का भारतेंदु कहते हैं भिखारी ठाकुर को। ठीक है, ध्यान रखना है। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक कथा है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भोजपुरी के प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वरनाथ रेणु आदि हैं। भोजपुरी के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? कबीरदास है, चरणदास है, भिखारी ठाकुर है, राहुल सांकृत्यायन है, फणीश्वरनाथ रेणु है आदि है। खड़ी बोली का केंद्र कोरवी है, ध्यान रखना है। मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी है। खड़ी बोली का विकास शोरश यानी अभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कोरवी कहा है। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। खड़ी बोली की सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल तथा सदल मिश्र ने किया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक एक बार और पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि बैक करके, क्योंकि आप दोबारा पढ़ोगे और अच्छे से लगेगा, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। बहुत ही बेस्ट है ओशन साहित्य है। अब्दुल हक ने खड़ी बोली के गवारू कहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गवारू कहा था। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेशिया कहा तथा गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा था। यह क्वेश्चन कई बार आया है, गिलक्राइस्ट ने क्या कहा? टकसाली। खड़ी बोली का क्षेत्र, खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक विस्तृत है। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, ध्यान रखना है। बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र के बोली जाने वाली इस बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। इसका विकास शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बोली झांसी, उराई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिम भाग आदि जगहों पर बोली जाती है। बुंदेली की उपबोलियां राठौड़ी, लोहाती और बनाफरी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी प्रदेश में प्रमुख शौर्य लोक कथा आल्हा बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है।
और कन्नौजी, बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सोरतनी अपभ्रंश से हुआ है। कन्नौजी का प्राचीन नाम कन्या कवच था। इसका मुख्य केंद्र है कन्नौजी का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिलों में बोली जाती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है, वह उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयशंकर के जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषाओं परिवार में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थायी नाम ढूंढाली है। ध्यान रखना है, जयपुरी बोली का स्थायी नाम क्या है? ढूंढाली है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों में काशिका भाषाविद क्षेत्र है। काशिका का विकास स्थल वाराणसी है। काशी के नाम पर ही रखा है। क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। भाषा की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अवधि भाषा शब्द अर्थ है अवध की भाषा। और पूछा है कि भाषा का संपर्क भाषा किसे कहते हैं? भाषा की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी सोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है उपभाषाएं हैं। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास प्रचंड अपभ्रंश से हुआ है। विराचंड, सिंधी का विराचंड से हुआ। ये ध्यान रखना बच्चों। ये जो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ से बिहारी का, मराठी का, सिंधी का, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट पूछे जा रहे हैं बहुत कि बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से, किससे? मागधी से। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से, मराठी का महाराष्ट्री से, सिंधी का विराचंड से, लहदा एवं पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से। राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा का सामान्य हिंदी अर्थ है हिंदी राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा जनता या सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बार वो पढ़ेंगे। राज्य प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा जनता या सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ होने पर के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा नीति में लागू हुई थी। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 में उल्लेख राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम। देखेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख कौन कौन सी है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, कन्नड़। तो ध्यान रखना है संस्कृत यानी कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, कन्नड़, संताली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। ये हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को वीजी खैर यानी कि बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था, जिसे वीजी खैर के नाम से भी जानते हैं। कब? अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को, ध्यान रखना है 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष वीजी खैर यानी बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का प्रावधान किया गया।
अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधि अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना स्टूडेंट, अनुच्छेद 350 का ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में विश्व हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिसी को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किए गए थे। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिसी को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट हिंदी और संस्कृत देववाणी भी कहते हैं। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, जिसमें भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। अपभ्रंश से बिगड़ा हुआ रूप है। अभट का कोई रूल नहीं है। हिंदी आधुनिक हिंदी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट और स्टैंड। आकृति मूलक के आधार पर हिंदी वियोगात्मक से विशिष्ट या जबकि संस्कृत संयोगात्मक, अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। ये ध्यान रखना। विश्व की 10 शताब्दी बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान है एवं चीनी भाषा मंदारिन का दूसरा स्थान है। अभी हिंदी वर्णमाला यहाँ शुरू हो गई स्टूडेंट, ठीक है। पहला आप यहाँ तक ही पढ़िए, उसके बाद हम हिंदी वर्णमाला को आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट अच्छे से। हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है, फिर उसके बाद में संधि पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो चीज़ चलती रहेंगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना।